हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। ओके, अच्छा, हम क्या जानते हैं कि यदि मेरे पास दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ लेंगे। और यदि हमारे पास प्रतिरोध समांतर क्रम में, इस तरह से यदि समांतर क्रम में है और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। जाहिर है हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, दोनों प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल के योग के बराबर होगा। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। ये सिंपल है, ये तो सूत्र है हमारे पास। अब हम एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हों। उस स्थिति में हम किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं। और तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। इस मेथड का उपयोग हमको कब करना है, जब हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो प्रतिरोध सर्किट में जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम में हैं अथवा समांतर क्रम में। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उनके जो प्रतिरोध हैं उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते जाएंगे और सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इस तरह से सर्किट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और लास्ट में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और हमको बिंदु ए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु मेरे पास है बी, इन दोनों के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो यहाँ देखो, एक प्रतिरोध है ए एफ और दूसरा प्रतिरोध है एफ ई। ओके, दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम में। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र हमको पता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R। दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रतिरोधों की जगह एक प्रतिरोध रख सकते हैं जिसका मान कितना है, 2R। कितना है, 2R। अगेन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रतिरोध 2R आया है वो और A और E के बीच में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है वो भी 2R है। दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। किस तरह से हैं, समांतर क्रम। तो हम अगेन सूत्र का उपयोग करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R बराबर 2R एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो तीन प्रतिरोध थे हमारे पास, ए एफ और एफ ई और ए ई, इन तीनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह एक प्रतिरोध रख सकते हैं जिसका मान कितना आ रहा है, हमारे पास R आ रहा है। तो सर्किट कैसे सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास ये बिंदु E है, ओके, ये बिंदु A है और ये बिंदु D है। ओके, थोड़ा आगे चला गया, ये बिंदु D है। अच्छा, अगेन हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरोध AE और ED दोनों श्रेणी क्रम में। ओके, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R। और इसी तरह से ये जो 2R है वो प्रतिरोध AD के समांतर क्रम में है। तो ये ऐसा कैसा सर्किट हमने अभी सॉल्व किया। तो इन तीनों प्रतिरोधों की जगह अगेन हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r रख सकते हैं। ओके, तो अगेन हमारे पास सर्किट सिंप्लीफाइड होकर कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास A B C D बचा हुआ है और यहाँ पर AD के बीच में कितना है, R प्रतिरोध और DC के बीच में
DC के बीच में भी R प्रतिरोध है। अगेन ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R। अच्छा ये 2R और ये 2R अगेन कैसे हैं, समांतर क्रम में, और 2R और 2R का समांतर क्रम में आंसर कितना आएगा, अभी अपन ने ऊपर ही निकाला था ना, कितना आएगा, R। तो इन तीनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम R रख सकते हैं। तो हमारा अब सर्किट सिंप्लीफाइड होता हुआ किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब हम अगेन देख रहे हैं कि AC और CB कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो सर्किट हमारे पास किस तरह से बनेगा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध है 2R, और यहाँ पर एक प्रतिरोध है सिंपल R। दोनों समांतर क्रम में है, तो हम सूत्र लगा देते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/R। तो एलसीएम ले लेते हैं 2R, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 बराबर 3/2R। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो सर्किट है उसमें हमको इजीली आइडेंटिफाई हो रहा था कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है अथवा समांतर क्रम में है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सूत्र लगाते जा रहे थे और सर्किट को सिंप्लीफाई करते हुए रिड्यूस करते जा रहे थे, और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब क्या हो कि हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है अथवा समांतर क्रम में, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम किस मेथड का उपयोग करेंगे, हमारे पास एक नया मेथड है, ओके, वो क्या है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। हम क्या करेंगे, सर्किट के उन बिंदुओं का पता लगाएंगे जहां पर विभव क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिन बिंदुओं पर विभव समान होगा, यदि उन बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध लगा है तो जाहिर है विभव समान है, तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार जिन दो बिंदुओं के बीच में विभव का मान समान है, उसके मध्य यदि कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उस प्रतिरोध को हम हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि पता कैसे चले कि दो बिंदुओं के बीच में विभव समान है। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहला क्या है, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके, हमारे पास जो सर्किट है उसमें हम सिमेट्री देखेंगे। तो पहली सिमेट्री कौन सी है, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और थर्ड क्या है, पाथ सिमेट्री। कौन सी है, पाथ सिमेट्री। ओके, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके, अच्छा, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास जो सिमेट्री है वो धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट लिया मैंने, ओके, और यहाँ पर कोई बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। इन दोनों के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, यदि मैं इसको एक सेल से कनेक्ट कर देता हूँ, ओके, तो क्या होगा, धारा इस सर्किट में प्रवाहित होगी। तो धारा हमारे पास इधर जाएगी और AD के अंदर इधर जाएगी और इसके अंदर इधर जाएगी। तो अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, यदि मेरे पास इस धारा की दिशा के अनुदिश यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मैं क्या देखता हूं कि ये पूरा का जो पूरा परिपथ है वो इस लाइन के अबाउट सममित है। इधर का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट और राइट हैंड साइड का पार्ट बिल्कुल एक जैसा। देखिए, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अपने पास 2R है। अच्छा, इस 2R को आप क्या कर सकते हो, दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक R यहाँ पर और एक R यहाँ पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा सर्किट है वो इस वाली लाइन के अलोंग सममित है। ओके, सिमेट्री है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है वो किसके अलोंग है, धारा की दिशा, ए और बी के बीच में जो धारा बह रही है उसकी दिशा में है। तो इस प्रकार की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अच्छा, यदि हमारे पास पूरा सर्किट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो धारा होगी और जो विभवांतर होंगे वो भी सिमेट्रिक होंगे। हर एक जो सिमेट्रिक तार है, जैसे ये वाला जो भाग है वो इसके सिमेट्रिक है, तो इस वाले में धारा और इस वाले में धारा समान होगी।
और ये वाला जो भाग है वो इसके सिमेट्रिक है, तो इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में धारा समान होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि समान क्यों होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कि जैसे ये सर्किट था और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, और बैटरी से कनेक्ट करते समय हमने क्या करेंगे, अपने पास यहाँ कुछ धारा प्रवाहित होगी, कुछ धारा इस AC में प्रवाहित होगी और कुछ धारा AD में प्रवाहित होगी। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि AC और AD में जो प्रवाहित धारा का मान है वो समान क्यों होगा। चलो इसका उदाहरण इस तरह से करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्रतिरोध तार है, ओके, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध तार है, यहाँ पर R है और दोनों का प्रतिरोध समान है। अब हम जानते हैं कि यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या होती है, धारा आधे आधे भागों में बट जाती है। आधी धारा इधर जाएगी और आधी धारा इधर जाएगी, ओके। और लेकिन अब सर्किट में हम थोड़ा सा आगे और एलिमेंट जोड़ देते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर R जोड़ देता हूँ और यहाँ पर 2R जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी R जोड़ देता हूँ, चलो। और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर मैं R जोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं 2R जोड़ देता हूँ। सर्किट आगे और कंटिन्यूस है। तो अब हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या इस वाली यहाँ पर R और यहाँ पर R है, तो क्या अब दोनों ब्रांचों में बहने वाली जो धारा है वो क्या समान होगी, I/2 होगी। तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम देखते हैं प्रतिरोध, तो यहाँ पर इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होता है, R/2 होता है और यहाँ पर कुछ और होता है। तो अब हमारे पास इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में प्रतिरोध का मान समान नहीं है, और प्रतिरोध का मान समान नहीं है तो इस वाली स्थिति में इन दोनों से बहने वाली धारा का मान भी समान नहीं होगा। लेकिन क्या हो कि यहाँ पर 2R की जगह क्या होता, RE होता। यदि यहाँ पर 2R की जगह कितना होता है, RE होता, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर R है, यहाँ पर R, यहाँ पर R और दो प्रतिरोध समांतर क्रम है यहाँ पर। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों शाखाओं में जो प्रतिरोध है वो समान आ रहा है, समान आ रहा है। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, अब धारा का मान समान हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आगे हम सर्किट जोड़ते जाए और वो सर्किट क्या हो, दोनों ब्रांचों में एक जैसे हो, मतलब इस वाली लाइन के अलोंग सिमेट्रिक हो। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगी, दोनों ब्रांचों में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों में बहने वाली, दोनों ब्रांचों में बहने वाली धारा का मान समान होगा। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ हो रही है। देखिए ये इस वाली शाखा में धारा चली गई। अच्छा, अब हमारे पास प्रतिरोध है AC और प्रतिरोध है AD, और यहाँ पर प्रतिरोध आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध जाता है CB और यहाँ पर प्रतिरोध जाता है DB। यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, और ये वाला जो प्रतिरोध AC है वो यहाँ पर भी CD से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो प्रतिरोध AD है वो भी DC से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरा प्रतिरोध पूरा सर्किट हमारे पास इस वाली लाइन के अलोंग सम्मिट है। तो सम्मित है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली ब्रांच में बहने वाली धारा I और इस वाली में बहने वाली धारा का मान समान होगा, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जब धारा बहती बहती यहाँ तक आ जाती है तब क्या होगा, आधी धारा, कुछ धारा इधर जा सकती है और कुछ धारा इधर जा सकती है। इसी तरह से ये जो बहने वाली धारा यहाँ D बिंदु पर आ रही है तो धारा का कुछ पार्ट इधर जा सकता है और कुछ पार्ट इधर जा सकता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु A है, ओके, ये इनपुट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, इनपुट पॉइंट है, और जो B पॉइंट है वो आउटपुट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से दो तार निकल रहे हैं, यहाँ से भी दो तार निकल रहे हैं, और जो इनपुट पॉइंट है उससे 3 तार निकल रहे हैं, 1, 2 और 3, और जो आउटपुट पॉइंट है उसमें भी 3 तार मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ से जितनी धारा निकल रही है A से B में, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, 2 तार है, एक तार ये वाला, एक तार ये वाला, इससे I धारा और इससे I धारा। तो अब हमारे पास यदि बिंदु B की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्री से धारा I होनी चाहिए और यहाँ पर भी धारा I होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से कुछ धारा आई और इस वाले शाखा में चली गई। इसी तरह से यहाँ से धारा आई प्रतिरोध R से होती हुई और फिर बाद में ये ब्रांच DB में चली गई। तो इस CD जो ब्रांच है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसमें धारा का मान कितना होगा, 0 होगा। अब धारा का मान 0 कब हो सकता है, जब बिंदु C और बिंदु D पर क्या हो, पोटेंशियल समान हो। हम जानते हैं कि 2 बिंदु ऐसे हैं जिनके बीच में विभव का मान समान है, यहाँ पर विभव V है और यहाँ पर विभव V है, तो इन दोनों के बीच में कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब बिंदु C पर विभव का मान और बिंदु D पर विभव का मान
समान होगा। तो इस वाली स्थिति में क्या कर सकते हैं, इस वाले तार को हम हटा सकते हैं। ये तार हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तार को यहाँ से हटा देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर क्या है, पैरेलल एक्सेस सिमेट्री है। ओके, किसकी सिमेट्री है, पैरेलल एक्सेस की सिमेट्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है उसके परपेंडिकुलर जितने भी प्रतिरोध है, जैसे यहाँ पर तो एक ही प्रतिरोध है, जितने भी प्रतिरोध है उन सब प्रतिरोध को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, इन सब प्रतिरोध को यहाँ से हटा देंगे। एक हो तो एक, दो हो तो दो, जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, पैरेलल एक्सेस सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, उन सब प्रतिरोधों को हमको हटा देना है। तो हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, सर्किट अब हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि सर्किट बहुत ही आसान सा हो गया है। यहाँ पर ये प्रतिरोध AC है और ये प्रतिरोध CB है, दोनों ही RR है और दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर प्रतिरोध AD जो R है और DB है वो भी R है, और ये दोनों क्या है हमारे पास श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर प्रतिरोध R है ही। तो सर्किट हमारे पास बहुत सा ईजी हो जाएगा। ये मेरे पास बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रतिरोध इस तरह से बन गया है। ये सर्किट हमारे पास इस तरह से बन गया है। यहाँ पर कितना है, ये वाले दोनों प्रतिरोध की बात करें, इन दोनों प्रतिरोध की बात करें तो हमारे पास ये 2R, और इन दोनों प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर 2R, और बीच में कितना प्रतिरोध है, R। तो तीन प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में आ गया। तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जाहिर है 4/2R, और यहाँ से ये कट गया। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया R/2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, ये जो प्रतिरोध हैं उनको अपन इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम है। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमने अप्लाई करी है। और जाहिर है हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और सीधा सीधा क्या करना है, इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जितने प्रतिरोध है उसको हमको हटा देना है। ओके, जब हम हटाएंगे तो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा और हम इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास जो परिपथ की सममिति है, सिमेट्री है, वो धारा की दिशा के लंबवत हो। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ये मेरे पास एक उदाहरण ले लिया। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है, बिंदु A और बिंदु C के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर इसको सर्किट को सेल से कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, धारा हमारे पास इस तरह से प्रवाहित होगी। कैसे, कितनी प्रवाहित होगी हम वो बाद में देखेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो धारा की दिशा है, अच्छा अब हम यदि इस धारा की दिशा के लंबवत एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने DB, ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इस लाइन के अबाउट दोनों तरफ क्या देखते हैं, परिपथ सेम है। यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है और यहाँ R है, और इधर भी R और इधर भी R है। ओके, और यहाँ पर भी R है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो धारा की दिशा है उसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हमने, उस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट परिपथ सममित है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा हमारे पास कि जो सिमेट्री एक्सेस हमारे पास आ रही है, ये जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे जितने भी मेरे पास नोड्स आ रहे हैं उन सब पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये वाला। इन तीनों बिंदु पर क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब हम देखते हैं कैसे सेम होगी। तो जाहिर है हम चलते हैं वापस, मान लेते हैं यहाँ से कुछ धारा आ रही है I, और इस ब्रांच AO के अंदर धारा चल जाती है I'। ओके, कितनी चल जाती है, I', और धारा का कुछ भाग यहाँ चला जाएगा I माइनस, चलो इसको कुछ भी मान लेते हैं अपन, I" मान लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या धारा आएगी, I" क्यों आएगी, हम जानते हैं कि हम अभी पहले ही हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास ये जो प्रतिरोध है
वो यदि सममित है, यदि देखो यहाँ पर एक सममिति और आ रही है, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी आई धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर बहने वाली धारा और इधर बहने वाली धारा क्या होगी, सेम होगी। अब हम बात करते हैं बिंदु सी की। अच्छा, बिंदु ए और बिंदु सी की बात करें तो दोनों एक जैसे हैं। यहाँ से 3 तार निकल रहे हैं, यहाँ से भी 3 तार आ रहे हैं, और यहाँ प्रतिरोध आर, यहाँ आर, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि जो धारा AO से बिंदु ए से बिंदु O की तरफ आ रही है, वही धारा O से C की तरफ जाएगी। सिमेट्री यही कहती है हमारे पास। इसी तरह से बिंदु A से बिंदु D पर जो धारा जा रही है, वही धारा अपने पास D से C पर जाएगी। ओके, यहाँ पर भी कितनी होगी, I" धारा होगी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, I" धारा होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु ए से 3 तार निकल रहे हैं, एक तार ये वाला, एक तार ये वाला, एक तार ये वाला, और बिंदु सी पर भी एक ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ से धारा I' आ रही है, I" आ रही है, और यहाँ I" जा रही है, यहाँ पर भी I" आ रही है, और यहाँ पर भी I" जा रही है, और इधर से भी I' आकर और यहाँ पर भी I' जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो बिंदु डी और बिंदु ओ के बीच में और बिंदु ओ और बिंदु बी के बीच में जो तार प्रतिरोध हमने जो लगा रखे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यहाँ पर धारा के मान कितना है, 0 है। तो धारा के मान 0 कब हो सकता है, कि जब हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, विभव का मान समान हो, और इसी तरह से इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, देखो ये दोनों प्रतिरोध, जब इससे धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है, तो इन दोनों प्रतिरोधों को यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों को हटा देंगे। तो हम इसमें सीधा एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल हल करने में, जिसमें ट्रिक काम आएगी, कि यदि हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री है, तो इस जो परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं, उन सब प्रतिरोधों को हमको हटा देना है। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रतिरोध को भी हटा देना है, और यहाँ पर इस प्रतिरोध को भी हटा देना। देखो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हमारे पास पैरेलल एक्सेस सिमेट्री है, क्या है, पैरेलल एक्सेस सिमेट्री है, तो उस वाली कंडीशन में क्या है, इस पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जितने प्रतिरोध हैं, उनको हमको हटाना है। ओके, और यदि हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सेस के अलोंग जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, उनको हमको हटा देना। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो उसके परपेंडिकुलर जितने प्रतिरोध है उसको हटाना है, और यदि परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो उसके अलोंग जितने प्रतिरोध है उन सबको हमको हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी और ओ के बीच में प्रतिरोध और ओ और बी के बीच के प्रतिरोध को हटा देंगे। तो सर्किट हमारे पास कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस तरह का सिंप्लीफाई। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है, तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास प्रतिरोध R और R है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो 3 प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में हो गए, जिनका मान कितना है, 2R, 2R, 2R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R/3। क्या हो जाएगी, 2R/। तो इस तरह से हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने क्या मेथड पढ़े, 3 मेथड पढ़े हैं। एक तो हमारे पास सक्सेसिव रिडक्शन वाला, कब, जब हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में, तो एक एक के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान लगाते जाएंगे और प्रतिरोध को सिंप्लीफाई और छोटा करते जाएंगे। फिर हम क्या देखा हमने कि दूसरी है पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि हमारे पास जो परिपथ है वो धारा की दिशा में सम्मित हो, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल एक्सेस सिमेट्री, और उस वाली कंडीशन में उसके परपेंडिकुलर जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं उन सबको हम हटा देंगे। और तीसरी है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि हमारे पास जो सर्किट है वो धारा की दिशा के लंबवत किसी लाइन के अबाउट सम्मित है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन पर जितने प्रतिरोध आ रहे हैं उन सबको हटाकर सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, अच्छा अब हम एक उदाहरण लेते हैं। देखो यहाँ मैंने थोड़ा सर्किट को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या देख रहा हूँ, देखिए हमारे पास कि बिंदु ए और बिंदु ई के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए और बिंदु ई के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इस लाइन ए के परपेंडिकुलर, यदि मैं ए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ
कि जो लाइन GC है, ये जो लाइन हमारे पास GC है, उसके अबाउट पूरा सर्किट सममित है, मतलब सिमेट्री हमारे पास। यहाँ कौन सी सिमेट्री है? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सी है? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो उस वाले कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि इस बिंदु G पर, बिंदु O पर और बिंदु C पर विभव का मान समान होगा। और हमने क्या कहा था कि जो इस जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जितने प्रतिरोध हैं उन सबको हम हटा देंगे, लेकिन यहाँ तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ तो हम इस चीज़ का उपयोग कर ही नहीं सकते, हमको यहाँ होता तो हम हटा देते, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हटा हुआ है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक सिमेट्री और आ रही है ए और ई के बीच में। इस ये वाली कौन सी सिमेट्री है? समांतर एक्स। कौन सी है हमारे पास? पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री में हमने क्या बोला था कि जो पैरेलल एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर जितने भी प्रतिरोध है उसको हटा देंगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर तो देखो यहाँ कोई भी प्रतिरोध नहीं है। अलोंग जरूर है, लेकिन उल्टा मामला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिरोध तो हट नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक मेथड है पाथ सिमेट्री वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी टेक्निक यूज़ करना चाहेंगे। देखो हमने क्या बोला कि यहाँ बिंदु O और बिंदु G पर प्रतिरोध का मान, विभव का मान क्या है? समान है। इसी तरह से O और C पर विभव का मान समान है। तो यदि हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों प्रतिरोध को अपन आपस में जोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर G को O से जोड़ देंगे और C को O से जोड़ देंगे। तो सर्किट हमारे पास किस तरह का आ जाएगा? हमारे पास सर्किट इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पर जो G बिंदु था, ये प्रतिरोध देखिए, यहाँ पर ये प्रतिरोध R था, इसको हमने क्या किया? इससे जोड़ दिया, और इस ये वाला जो प्रतिरोध था उसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारे पास ये जो G और G डैश, इसको G और G डैश बोल दो, ये बिंदु हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने जोड़ दिया है। ओके, इसी तरह से यहाँ C को O से जोड़ा, तो ये प्रतिरोध R O से जुड़ गया, और ये वाला जो प्रतिरोध है R वो भी O से जुड़ गया। तो ये सर्किट में हम देख रहे हैं ये जोड़ दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर क्रम में। कैसा है? समांतर क्रम में। इसी तरह से ये प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध कैसा है? समांतर क्रम में। इसी तरह से देखो ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इसी तरह से प्रतिरोध R और ये वाला प्रतिरोध R भी समांतर क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/2। इनका भी हो जाएगा R/2, इनका भी हो जाएगा R/2 और इनका भी हो जाएगा R/2। तो जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो किस तरह से बन जाएगा? हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। देखिए बिंदु A है, यहाँ पर भी बिंदु A है, ये बिंदु O है, ये बिंदु मेरे पास O है, ये यहाँ O है। ओके, ये बिंदु E है। अच्छा, यहाँ से एक प्रतिरोध निकल रहा है, दो प्रतिरोध निकल रहे, सॉरी 3 है, 1 2 और 3, और यहाँ पर भी 1 2 और 3 निकल रहे हैं। अच्छा, 1 2 3 हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या, देखो ये वाला जो प्रतिरोध था वो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था हमारे पास? R/2। तो इस पूरे ये दो प्रतिरोध थे R और R समांतर क्रम में, इसकी जगह हम इनका तुल्य प्रतिरोध कितना रख सकते हैं? R/2। तो मैंने यहाँ पर R/2 रख दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास R/2 रख दिया, और यहाँ पर भी R/2 और ये वाला भी R/2 हमने रख दिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं? अगेन हमारे पास ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, और ये वाला प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में। ये R और R/2 ये भी श्रेणी क्रम है, और ये R/2 और R। अच्छा, दोनों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R/2। तो कितना हो जाएगा? 3R/2। तो यहाँ पर हम 3R/2 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 3R/2, यहाँ पर भी 3R/2 और यहाँ पर भी 3R/2 रख सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड सर्किट मेरे पास कैसा हो जाएगा? ये सर्किट मेरे पास ऐसा हो जाएगा 3R/2, और यहाँ पर मेरे पास R और यहाँ पर 3R/2। जैसे मैं वापस पीछे सर्किट में जाता हूँ, 3R/2 R और 3R/2, फिर ये बिंदु पर जुड़ रहे हैं तीनों, अपने पास बिंदु O पर जुड़ रहे हैं। ये बिंदु O पर जोड़ दिया मैंने यहाँ पर इनको, और ये बिंदु A मान लेते हैं। अगेन हमारे पास क्या देखिए, एक प्रतिरोध ये 3R/2 ये वाला, और 3R/2 ये, और ये R। तो सर्किट हमारे पास किससे बन जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा, 3R/2 R और ये 3R/2। क्लियर है हमारे पास? और ये बिंदु B है। तो अब हम क्या करते हैं इनका, ये देखो तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में।
तो इस समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3R प्लस 1/R प्लस 2/3R। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, जाहिर है 3R आएगा। तो यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो 1/R इक्वलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास 7/3R। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा इस तरह से 3R/7। अच्छा, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 3R/7, और एक प्रतिरोध ये वाला हो गया। सेम ये वाला सेम ऐसे कैसा ही है, तो यहाँ पर हम आगे जोड़ देते हैं। तो 3R/7 ये बिंदु B है, और ये बिंदु A है, और ये बिंदु O है। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध हो गए 3R/7 और 3R/7, और दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो तो 6R/7। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सर्किट हमको ऐसा दिख रहा था अजीब सा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया हमने 6R/7 फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हम अलग मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, पाथ सिमेट्री से भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं पाथ सिमेट्री की। किसकी बात करते हैं, पाथ सिमेट्री। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए सभी पाथों के प्रतिरोध के अभिविन्यास समान हो तो पथ के प्रारंभिक बिंदु पर धारा समान होती है। ओके, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक क्यूब है, और क्यूब के जो जितने भी सिरे हैं वहाँ पर एक एक प्रतिरोध लगा दिया है, और इन सब का प्रतिरोध कितना है R ही मान लेते हैं। मैं यहाँ पर R लिख देता हूँ सब जगह, ये मैंने R लिख दिया, हर जगह मैंने R लिख दिया है, हर जगह R ही है, यहाँ पर भी R और यहाँ। ओके, अच्छा अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे बिंदु A और बिंदु ये मान लेता हूँ कोई बिंदु है A, B, C और D और E, F और G। ओके, तो A और G के बीच में मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यदि मैं इसको पूरे सर्किट को यदि एक सेल से जोड़ूँ बैटरी से, और यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास कोई धारा आ रही है 6I। कितनी आ रही है 6I धारा आ रही है, कितनी भी मान सकते हैं। तो अच्छा अब हम बात करते हैं देखो इस वाले प्रतिरोध की। इसको प्रतिरोध 1 नाम दे देते हैं, इसको प्रतिरोध में 2 नाम दे देता हूँ, और इसको प्रतिरोध 3 नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो प्रतिरोध 1 है यदि मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो इससे 2 प्रतिरोध जा रहे हैं, और दोनों प्रतिरोध का मान कितना है R है। ओके, तो इसको मैं 4 प्रतिरोध बोल देता हूँ, इसको मैं 5 प्रतिरोध बोल देता हूँ। इसी प्रकार मैं क्या बोलता हूँ, यदि मैं प्रतिरोध 2 की तरफ जाता हूँ तो 2 से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर भी एक प्रतिरोध इधर निकल रहा है और एक प्रतिरोध इधर निकल रहा है, और सेम वैसे के वैसे ही अभिविन्यास बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको 6 प्रतिरोध बोल देता हूँ, और इसको मैं 7 प्रतिरोध बोल देता हूँ। इसी प्रकार मैं क्या देता हूँ कि जो प्रतिरोध 3 है उस 3 से आगे जाता हूँ मैं। ठीक है, तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर बिंदु D पर सेम अपने पास 3 से भी दो प्रतिरोध निकल रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो मैं इसको बोल देता हूँ 7, और इसको बोल देता हूँ 8, और इसको मैं बोल देता हूँ 9वां प्रतिरोध। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध 1 है, 2 है और 3 है, वो तीनों प्रतिरोध आगे जाकर एक जैसे अभिविन्यास से, एक जैसे प्रतिरोधों के अभिविन्यास से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अच्छा और अपन बात करें इसका, ये बिंदु G की बात करते हैं। यहाँ पर मैं बिंदु G की बात करूँ तो बिंदु G पर भी मैं क्या देख रहा हूँ कि बिंदु G से भी 3 प्रतिरोध निकल रहे हैं। एक प्रतिरोध ये वाला और ये वाला, जैसे बिंदु A से 3 प्रतिरोध निकल रहे थे, और ये तीनों प्रतिरोध जब आगे बढ़ते हैं तो अगेन तीनों प्रतिरोध का जो प्रतिरोध अभिविन्यास है जो आगे जुड़े हुए हैं वो भी सेम वैसे के वैसे हैं जैसे बिंदु A के हैं। तो यदि हमारे पास यहाँ पर मैं 6I धारा मानूँ, यदि मैं यहाँ पर कितनी धारा मानूँ 6I, तो यहाँ पर जो चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध निकल रहे हैं और वो तीनों प्रतिरोध आगे एक जैसे प्रतिरोध विन्यास से जुड़े हुए हैं, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, हमारे पास इन तीनों में धारा समान रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2R, यहाँ पर भी 2I, कितना हो जाएगा 2I, और यहाँ पर भी 2I, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 2I हो जाएगी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, बिंदु इस वाले पर आता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर प्रतिरोध R जा रहा है, यहाँ पर भी प्रतिरोध R जाता है,
और ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इनका जो आगे जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो उनका विन्यास सेम है। अभी विन्यास क्या है, देखो यहाँ से ये प्रतिरोध आ रहा है, चौथा नंबर प्रतिरोध, यहाँ पर 2 प्रतिरोध यहाँ निकल रहे हैं, और यहाँ पर जो 5वां है आगे देखते हैं तो वो भी ऐसा कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो धारा है वो अगेन बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से कितनी 2i थी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी मेरे पास i, और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी मेरे पास i। इसी तरह से ये जो 2i धारा है वो आगे बढ़कर यहाँ पर भी i और यहाँ पर भी i हो जाएगी, और अगेन मेरे पास यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी i और यहाँ पर भी i हो जाएगी। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो देखो प्रतिरोध, ये जो हमारे पास चौथा नंबर वाला है और ये 7वां नंबर वाला, इस 7वें नंबर वाले से I धारा इधर बिंदु, इस वाले बिंदु पर आ रही है, और जो चौथे नंबर वाले से भी धारा हमारे पास इस वाले बिंदु पर आ रही है, और दोनों आपस में जुड़ रही है, दोनों आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो इस वाले प्रतिरोध से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 2i हो जाएगी। वही सेम आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 2i आ रही है और यहाँ पर भी 2i आ रहा है। इसी तरह से 5वें नंबर वाला और 9वां नंबर वाला जो प्रतिरोध है, इनसे i धारा बढ़ रही है आगे, और यहाँ दोनों यहाँ पर आकर मिक्स हो रही है, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 2i हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो 6ठा नंबर वाला प्रतिरोध है और यहाँ पर जो 8वें नंबर वाला प्रतिरोध, दोनों से I धारा प्रवाहित हो रही है, और दोनों आगे जाकर इस बिंदु C पर मिल रही है। ओके, तो बिंदु C पर मिल रही है, तो यहाँ पर भी कितनी जाएगी धारा, 2i हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बिंदु A से बिंदु A में हमारे 6i धारा प्रवेश कर रही थी, और वो तीनों बराबर भागों में विभाजित हो गई। क्यों विभाजित हो गई, क्योंकि इन तीनों प्रतिरोधों से आगे जुड़ने वाले जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब का अभिविन्यास एक जैसा है। तो यहाँ पर जो धारा है वो बराबर भागों में बट जाएगी, और इसी तरह से वो आगे बढ़ेगी और वहाँ पर भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती जाएगी। अच्छा, ये जो आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर भी आउटपुट पॉइंट पर भी सेम सिमेट्री है। तो यहाँ पर 2i धारा अंदर प्रवेश कर रही थी, तो यहाँ पर 2i धारा तीनों मिलकर वापस क्या दे देगी हमको, 6i दे देगी। ओके, क्लियर है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, या फिर सिंपल, अब मान लेते हैं मेरे पास कि यहाँ से मैंने कोई बैटरी जोड़ दी है। क्या जोड़ दी है, बैटरी जोड़ दी, और इसका विभव का मान कितना मान लेते हैं, V है। तो V इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, V इक्वल टू IR होता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर V बराबर, यहाँ पर देखो प्रतिरोध कितना है, R। हम यहाँ पर जो लूप ले लेते हैं वो ये वाला ले लेते हैं। देखो A B C G, कौन सा, A B C G और A। यहाँ से हम चल रहे हैं इस तरह से, और इस तरह से चलकर वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो V बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, V बराबर, अच्छा यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, R, और धारा कितनी है, 2i। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच में विभवांतर का मान कितना हो जाएगा इसको, अच्छा पहले मान लेते हैं VAB है, और प्लस हमारे पास बिंदु B और C के बीच में विभवांतर कितना है, VBC है, प्लस बिंदु C और G के बीच का विभवांतर कितना है, VCG है। और कोई प्रतिरोध है नहीं, एक प्रतिरोध ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और कोई प्रतिरोध है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, VA भी कितना हो जाएगा, 2i इंटू R। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 2i इंटू स्मॉल r, प्लस फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, B और C के बीच में कितना हो जाएगा, V इजिकल टू IR होता है। तो I कितना है, I, और R कितना है, स्मॉल r ही है, प्लस थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो बिंदु C और G के बीच में वही धारा 2i है, और प्रतिरोध कितना है, तो 2i इंटू R। ओके, तो V बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिए, तो यह कितना आएगा, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 2 4 और 5, कितना हो जाएगा 5i बटावा R। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5i बटावा R हो जाएगा। ओके, अच्छा यदि मैं इस पूरे प्रतिरोध की जगह, ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसकी जगह मैं एक इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ रख देता हूँ, ओके, और यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, और धारा मैं वही 6 मानता हूँ, 6i मानता हूँ, तो उस वाली कंडीशन में सर्किट जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट के पॉइंट्स पर विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, V बराबर IR। I कितना है 6i, और R कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट। अब दोनों चीज़ें सेम है, ये और ये विभवांतर सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा 5i R बराबर
6i R इक्वलेंट, ये I से I गया तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/6R, कितना गई 5/6R। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पाथ सिमेट्री का उपयोग करके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट सिमेट्री यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला उदाहरण है। ओके, तो यदि ये हमने पहले भी किया था, नहीं उसमें थोड़ा अलग था, यहाँ पर प्रतिरोध जुड़े हुए थे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास R है और यहाँ पर भी R है। तो अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम पाथ सिमेट्री भी लगा सकते हैं और जो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली सिमेट्री का यूज भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री का यूज करके हमने किया था कि इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में बीच में मिला दिया था। अब हम डायरेक्ट पाथ सिमेट्री का उपयोग करना चाहेंगे। ओके, पाथ सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मैंने बैटरी से जोड़ दिया इसको, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, अब मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर धारा अगर 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। मान लेते हैं इससे बहने वाली धारा कितनी है I डैश, कितनी है I डैश है। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध AH है वो आगे जाकर हमारे पास 2 प्रतिरोध से जुड़ता है, AF और FO। इसी तरह से ये जो प्रतिरोध AB है वो आगे जाकर BO से जुड़ता है और BD से जुड़ता है, दोनों ही सेम अभिविन्यास है। ये जो प्रतिरोध AB है वो आगे जाकर सेम अभिविन्यास वाले प्रतिरोधों से जुड़ रहा है। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो HF है वो आगे जाकर FO और FE पर जा रहा है। इसी तरह से ये BD है वो आगे जाकर सेम अभिविन्यास पर जा रहा है, BE और DE पर। ओके, अच्छा इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो इनपुट पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास 3 तार निकल रहे हैं R R R, और जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास 3 तार आ रहे हैं R, और यहाँ पर भी प्रतिरोध R है और यहाँ पर भी प्रतिरोध R। और यदि हम इन तीनों तारों की बात करें तो ये तीनों तार आगे जाकर सेम अभिविन्यास वाले प्रतिरोधों से जुड़ रहे हैं। इसी तरह से आउटपुट पॉइंट वाले जो प्रतिरोध है जो R, ये FE OE और DE है वो भी आगे जाकर सेम अभिविन्यास वाले प्रतिरोध से, मतलब हमारे पास क्या है कि बिंदु A से निकलते हैं तो सेम पथ को हमको फॉलो करना पड़ेगा, सेम पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम बिंदु E से प्रवेश करें तब भी हमको सेम पाथ को फॉलो करते हुए सर्किट में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस वाली स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री आ रही है। तो यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, यहाँ यदि हम I डबल डैश माने तो यहाँ पर भी क्या होगा I डबल डैश ही होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर A एंट्री पॉइंट है और A से हम जाते हैं तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए हमको E बिंदु तक आना पड़ेगा। इसी तरह से यदि बिंदु E से हम चलें तो सेम पाथ को फॉलो करते करते हमको बिंदु A पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिंदु A और बिंदु E एक जैसे ही हुए, तो यदि यहाँ से धारा I डैश निकल रही है तो यहाँ पर भी धारा क्या होनी चाहिए, I डैश ही इसमें प्रवेश करनी चाहिए। और यदि यहाँ से हमारे पास I डबल डैश आ रही है तो यहाँ पर भी हमको I डबल डैश ही प्रवेश अंदर बिंदु E पर आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर बिंदु A से जो निकलने वाली जो धारा है यहाँ पर भी I डबल डैश है तो यहाँ पर भी I डबल डैश ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो I डबल डैश यहाँ से आ रही है और यहाँ I डबल डैश यहाँ पर वापस इधर आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी I डबल डैश ही होना जरूरी नहीं I डबल डैश हो। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास I डबल डैश माइनस I1 मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर कौन सी धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है। ओके, इसी तरह से ये जो I डबल डैश है यहाँ पर I डबल डैश माइनस I1 धारा मान लेते हैं और ये I1 धारा यहाँ पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर वापस क्या हो रही है, I डबल डैश हो रही है। तो कुल मिलाकर क्या है, यहाँ पर I डबल डैश माइनस I1 धारा इस वाले बिंदु पर, और ये जो I1 धारा है जो यहाँ से घूमती हुई वापस इस वाले तार में प्रवेश कर जाएगी और अगेन दोनों जुड़ के क्या बन जाएगी हमारे पास I डबल डैश। तो इसी तरह से हमारे पास जो BO वाला जो तार है वहाँ से I1 धारा प्रवेश करती हुई ट्रेवल करती हुई वो हमारे पास ODB पर आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। तो हम क्या करें, बिंदु D की बात करें, बिंदु D पर दोनों धारा I डबल डैश माइनस I1 और I1 धारा मिलकर हमको क्या मिलेगी, I डबल डैश धारा। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ से धारा आ रही है, ओके, 2 भागों में विभक्त हो रही है
और धारा वापस घूमकर यहाँ पर इस बिंदु F पर मिल रही है और इधर आ रही है। और ये वाली जो धारा है अपने पास I डैश धारा, वो सीधी निकल रही है। और इसी तरह से यहाँ पर जो ए बी बिंदु पर ए बी पाथ को फॉलो करते हुए धारा जा रही है, वो आगे जाकर दो भागों में विभक्त होती है और फिर वापस बिंदु डी पर मिलती है और I डबल डैश धारा हमको मिलती है। तो एक्चुअली ये जो बिंदु O है, यदि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं मान के इसको अलग कर दें, इस तार को हम इस तरह से कर दें, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि ये दोनों, ये तीनों, ये सारे जो तार है ये बिंदु O पर जुड़े हुए नहीं होते, तब भी सर्किट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सर्किट सेम रिजल्ट देता। तो हम क्या करेंगे, ये जो तार है उनको इस पॉइंट O से थोड़ा सा अलग कर देंगे। मतलब मान लेंगे कि ये जो BO और DO जो तार थे वो आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बिंदु O पर नहीं जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से जो HO तार है और OF तार है वो आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बिंदु O पर नहीं जुड़े हुए हैं। और ये बीच वाला तार है वो सीधा निकल रहा है, मतलब आपस में टच नहीं कर रहे हैं। न तो ये धारा है वो ऊपर से नीचे आ रही है और न ही धारा नीचे से ऊपर जा रही है। अब हम ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो सर्किट है वो किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों तार कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 2R। ये दोनों तार कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 2R। अब ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में, ये भी कैसे हो गए समांतर क्रम में। ओके, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे हो जाएगा, सिंप्लीफाइड सर्किट हम यहीं पर बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु A है और यहाँ से प्रतिरोध R निकल रहा है। यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2R। 2R क्या हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में है और दोनों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से एक प्रतिरोध निकला हमारे पास और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा, ये सर्किट इस तरह से सिंप्लीफाइड हो जाएगा हमारे पास। ये बिंदु E हो गया। अच्छा, ये प्रतिरोध R, ये वाला, और यहाँ पर प्रतिरोध है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये प्रतिरोध R। ओके, ये प्रतिरोध 2R हमने लिख दिया, यहाँ R और यहाँ पर R। यहाँ पर कितना है 2R और यहाँ पर कितना है R, दोनों को समांतर क्रम है तो 1/2R प्लस 1/R बराबर कितना हो जाएगा 2R 1 + 2। तो कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान कितना जाएगा 2R/3। कितना जाएगा 2R/3। इसी तरह से यहाँ कितना जाएगा 2R/3। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तार तीनों श्रेणी क्रम में, यहाँ पर भी ये श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तीनों को जोड़ देते हैं R+ 2R/3। तो एलसीएम ले लेते हैं 3 + 3 + 2। ओके, 3 3 6 7 8। तो कितना हो जाएगा 8/3R। कितना हो जाएगा 8/3R हो जाएगा। तो सर्किट हमारे पास कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सर्किट हमारे पास हो जाएगा 2R और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8R/3 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 8R/3। ये बिंदु A और ये बिंदु E। अब तीनों कैसे हो गए, तीनों हमारे पास है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगा देते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन 8R आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा एलसीएम। ओके, 4 आ जाएगा प्लस 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई मेरे पास 10/8R। ओके, इसलिए हम इसको काटें तो यहाँ पर 5/4R हो जाएगी। तो यह R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4R/5। क्या आ गई 4R/5 आ गई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाथ सिमेट्री का उपयोग करके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर है। अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी तरह से करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बिंदु A और ये बिंदु G है। ये बिंदु मेरे पास A है और ये बिंदु G है। इन दोनों के बीच में मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो यदि बैटरी से इसको जोड़ूंगा तो धारा ऐसे बहेगी, और यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ इस धारा के अलग, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सर्किट है वो क्या है हमारे पास इस लाइन के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। कौन सी होगी, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमारे पास सर्किट के अंदर पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो उस पैरेलल एक्सेस के परपेंडिकुलर जितने भी प्रतिरोध है, एक तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, उनको हम डायरेक्ट हटा देंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हटा देना है। ओके, तो जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या होगा, सर्किट इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से हमने ये प्रतिरोध हटा दिया और यहाँ से भी हमने प्रतिरोध हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि बिंदु C और बिंदु D पर विभव का मान समान होगा, बिंदु F और बिंदु E पर भी विभव का मान समान होगा, और हम ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों होगा। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो प्रतिरोध है AC प्रतिरोध, CF प्रतिरोध और FG प्रतिरोध, तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। इसी तरह से यहाँ पर GE, ED और DA तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। ओके, तो इनका मान कितना जाएगा हमारे पास, ये मैं सर्किट बना सकता हूँ यहाँ 3R, ये बिंदु A है मेरे पास। ओके, और यहाँ पर मेरे पास एक प्रतिरोध है R और ये बिंदु G है। तो ये 3R तो इससे हो जाएगा श्रेणी क्रम में और 3R इससे हो जाएगा। सर्किट मेरे पास किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह का मेरे पास एक सर्किट बन जाएगा, सिंप्लीफाइड सर्किट। और तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। ओके, एलसीएम मेरे पास 3R आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 3 + 1। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5/3R। लेकिन ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 3R/5। आसान सा हो गया, देखने में कितना टिपिकल था, लेकिन जैसे सिमेट्री लगाई तो ये दोनों तार हट गए, हटते ही सब कुछ आसान सा हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सेस सिमेट्री का उपयोग करके सर्किट को आसानी से सिंप्लीफाई करके हल कर सकते हैं और आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम एक अगले वीडियो हम कुछ और ऐसे उदाहरण लेकर प्रस्तुत होंगे और कुछ और टेक्निक सीखेंगे जिससे हम आसानी से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। ओके, थैंक यू।